जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, एसएससी या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। यहां से आपके सेटों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाल ही में एनटीपीसी का जो पेपर हो रहा है, वहां पर हमारे सेटों से सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, चाहे आप पूर्ववर्ती क्लास में देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर मेरे साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, तो बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वाचन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, निर्वाचन से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 324 से 329 तक, कितने से कितने तक, तो 324 से 329 तक चुनाव प्रक्रिया का वर्णन है। भाग 18 आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है, और भाग 17 जो दिया है वह राजभाषा से संबंधित है। राजभाषा जो है भाग 17 से संबंधित है। आपातकालीन प्रावधान जो दिया है वह जो है भाग 18 से संबंधित है। और निर्वाचन आयोग की बात हो रही तो इसकी स्थापना कब हुई थी, यह भी ध्यान रखिए। तो निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को निर्वाचन दिवस के रूप में, मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। आपसे पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा तब बुलाई जाती है जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। अब तक भारत में केवल 3 बार ही संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ है, यह भी ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत रत्न इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इन चारों पुरस्कारों की स्थापना 1954 में की गई थी। भारत रत्न पाने वाले पहले 3 व्यक्ति कौन थे, तो भारत रत्न पाने वाले पहले 3 व्यक्ति जो थे डॉक्टर राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी जी थे। भारत रत्न का आकार पीपल के पत्ते जैसा होता है और इसे राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 और पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न मिला था। खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न मिला था। कब मिला था, 1987 में। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। आपसे पूछा कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूरी तरह माफ कर सकता है और सजा को कम भी कर सकता है। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 161 में दी गई, लेकिन वह मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से संबंधित है, जो कि ऑप्शन में दिया। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान है। आपसे पूछा है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट आयोग की स्थापना का प्रावधान है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 338 ए अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 338 बी भी ध्यान रखिए, अनुच्छेद 338 बी पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, यानी कि ओबीसी से। 9वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा एससी और एसटी आयोग का अलग किया गया था। इन आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है, जो कि विकल्प में दिया गया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 35 वर्ष। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष अनिवार्य है। 35 वर्ष जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना अनिवार्य है। लोकसभा और विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा और विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा और विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, यह भी ध्यान रखना है। और ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? आपसे पूछा कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दंती दुर्ग इस प्रश्न का राइट आंसर है। राष्ट्रकूट राजाओं ने ही एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूटों की राजधानी मानखेद थी। दंती दुर्ग ने चालुक्यों को हराकर इस वंश की नींव रखी थी। नत्रुक ने मध्य प्रदेश में चंदेल वंश की स्थापना की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपसे पूछा है कि भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बता दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय रेलवे कुल 18 जोन में विभाजित है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह सबसे बड़ा जोन है। सबसे नया जो जोन है 118वां रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापत्तनम में है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? आपसे पूछा है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, महावीर स्वामी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऋषभदेव आदिनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक थे, यह भी ध्यान रखिए। ऋषभदेव जिनका अन्य नाम आदिनाथ था, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक थे। महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 33वें तीर्थंकर थे जिन्होंने 4 महाव्रत दिए थे। महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लवक। लवक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टिड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लवक जैसे हरित लवक के कारण ही पौधों को हरा रंग होता है और वे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो जंतु कोशिकाओं में नहीं होता है। लाइसोसोम की कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? आपसे पूछा कि चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ईरान। चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिण पूर्व में ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है। यह बंदरगाह भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और परिवहन के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। चाबहार बंदर की बात करें, चलिए प्रमुख विदेशी बंदरगाह बताता हूं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। चाबहार बंदरगाह ईरान में भारत द्वारा विकसित, पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान मध्य एशिया तक पहुंचा। ग्वादर बंदरगाह या पाकिस्तान बलूचिस्तान में, चीन द्वारा विकसित, भारत के लिए सामरिक चुनौती। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में है। सिटवे बंदरगाह म्यांमार में है और दुगुम बंदरगाह जो ओमान में है। चिड़गांव बंदरगाह हम लोग जानते हैं बांग्लादेश में भारत को ट्रांजिट सुविधा देता है। फुकेट पोर्ट थाईलैंड में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? आपसे पूछा कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करता है। इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
के मुताबिक या नागरिकों को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब आपको गलत विकल्प छांटना है। तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में एकदम सही है, नाथुला दर्रा सिक्किम में सही है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर या भी सही, लिपुलेख दर्रा जो है या उत्तर अरुणाचल प्रदेश बताइए, यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत विकल्प है। लिपुलेख दर्रा जो कि है उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा वास्तव में उत्तराखंड में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। यह दर्रा भारत, नेपाल, तिब्बत, चीन के त्रिजंक्शन के पास स्थित है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। बाकी विकल्पों की बात करें तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और यह भारत चीन सीमा पर स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में यह प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग। जोजिला दर्रा जम्मू एवं कश्मीर में है, यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। नाथुला दर्रा की बात करें तो भारत चीन व्यापार के लिए खुला प्रमुख मार्ग है। जोजिला दर्रा लद्दाख क्षेत्र के लिए जीवन रेखा माना जाता है। हिमालयी दर्रे अक्सर सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से किसके लिए जीपीएस प्रयुक्त होता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किसके लिए जीपीएस प्रयुक्त होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जीपीएस एक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है। इसे अमेरिका के रक्षा विभाग ने विकसित किया था। इसमें लगभग 24 उपग्रह कार्यरत रहते हैं। किसी भी स्थान की सटीक स्थिति बताता है। जीपीएस नेविगेशन, सर्वेक्षण, मानचित्रण, परिवहन और सैन्य कार्यों में इसका उपयोग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा निम्न में से किस देश से ली गई है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा निम्न में से किस देश से ली गई है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में 3 सूचियां संघ, राज्य और समवर्ती सूची 7वें सूची में दी गई है। समवर्ती सूची की अवधारणा भारत ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। इस सूची में वह विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून सर्वोपरि माना जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो कनाडा, भारत ने यहां से मजबूत केंद्र की अवधारणा ली। संयुक्त राज्य अमेरिका, यहां से न्यायिक समीक्षा और संघीय ढांचा लिया गया। ग्रेट ब्रिटेन, यहां से संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, कैबिनेट प्रणाली ली गई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। आपसे पूछा है कि भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1993। 1993 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 भारत में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया प्रमुख कानून है। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना की गई। यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ, जिससे मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच और सुरक्षा सुनिश्चित की गई। NHRC के पहले अध्यक्ष कौन थे, अब एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन नरम दल का नेता नहीं है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन नरम दल का नेता नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नरम दल के जो प्रमुख नेता थे वो थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। ये नेता संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वतंत्रता की मांग करते थे। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के प्रमुख नेता थे जो उग्र और अप्रत्यक्ष आंदोलन के प्रत्यक्ष थे। 1907 का सूरत अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। 1907 का सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ। गरम दल में नारे स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जो कि तिलक द्वारा दिया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा कांग्रेस के पहले सत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपसे पूछा है कि कांग्रेस के पहले सत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे, या ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 बॉम्बे मुंबई में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने। इस सत्र में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसका आयोजन एओ ह्यूम ने किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गद्दी पर कौन बैठा। आपसे पूछा कि गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गद्दी पर कौन बैठा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो
जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनके पुत्र समुद्रगुप्त साम्राज्य के शासक बने। समुद्रगुप्त को उनकी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उनके समय में गुप्त साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ और स्वर्णयुग की शुरुआत मानी जाती है। समुद्रगुप्त की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। इनके दरबारी कवि हरिसेन थे। प्रशासन और सैन्य शक्ति दोनों में अत्यंत कुशल शासक थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा या राज्य का उच्चतम विधिक अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल संविधान में निश्चित कार्यकाल नहीं है, राज्यपाल के विश्वास पर निर्भर रहता है। योग्यता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अर्हता होनी चाहिए। बाकी विकल्पों की बात करें तो महान्यायवादी केंद्र सरकार का विधिक सलाहकार अनुच्छेद 76 के तहत, सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार का विधिक अधिकारी लेकिन संवैधानिक पद नहीं, केवल विधि मंत्रालय द्वारा नियुक्त। और कैग की बात करें तो भारत के लेखा परीक्षक हैं, कानूनी सलाहकार नहीं। तो ये थे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग बताइए 20 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी। आपसे पूछे कि गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।